यूपी के छोटे से गांव में रानी और मेघा नाम की दो लड़कियां रहा करती थी और दोनों की ही शादी तय हो चुकी थी। जहां मेघा एक मामूली से मोमोज बेचने वाली की बेटी थी, वहीं रानी गांव के एक बहुत ही बड़े ट्रैवल एजेंट की बेटी थी, जिसकी खुद की कंपनी थी। परंतु मेघा को अपनी गरीबी से कोई भी गिला शिकवा नहीं था। वो हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटी, आज से मैं दोपहर का खाना खाने के लिए घर नहीं आऊंगा, इसलिए तू मेरा इंतजार मत करना। खाना खाकर आराम कर लेना। ऐसा क्यों पापा? आप घर क्यों नहीं आएंगे? शाम को लोग मोमोज लेने तो आते हैं, पर दोपहर के समय बच्चों की छुट्टी होती है और बच्चे तो खाने की चीजें ढूंढते ही रहते हैं। दोपहर में मेरे मोमोज की बिक्री बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मैं अपना खाना छोड़कर वहाँ काम कर लूँ तो कुछ पैसे और इकट्ठे हो जाएंगे। और वैसे भी मुझे तेरी शादी के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। पर पापा, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अपने पापा की बात सुनकर मेघा बहुत दुखी हो जाती है। मेघा की माँ नहीं थी। मनोहर के काम पर चले जाने के बाद वो अकेली पड़ जाती थी, इसलिए वो खाली समय में गांव के बाग में चली जाया करती थी। एक दिन वो ऐसे ही बाग में घूम रही थी, तभी रानी अपनी सहेलियों के साथ उसे दिखाई देती है। अरे देखो देखो, मोमोज वाले की बेटी आ रही है। अरे जरा 1 प्लेट मोमोज और तीखी वाली चटनी तो करना। हाँ, और मुझे साइड में अलग से मेयोनीज भी देना। ऐसा कहकर रानी और रानी की सभी दोस्त मेघा पर हंसने लगती है। अरे अरे, हंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेघा की शादी एक मिठाई वाले से होने वाली है। अब तो पूरे दिन ये मिठाई ही खाएगी। मेघा से रहा नहीं जाता और फिर वो कहती है, वो कोई मिठाई वाले नहीं है, उनकी खुद की मिठाई की दुकान है। वो मालिक है मिठाई की दुकान के। बड़ी जुबान चल रही है इसकी। और हाँ, मिठाई की दुकान वाला मिठाई वाला ही होता है। मेरी शादी तो शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के बेटे से हो रही है और वो तेरे पति की दुकान जैसे हजारों दुकान खरीद सकता है, समझी? अमीर बनने में और पैसे होने में क्या रखा है? जिंदगी में सुख जरूरी होता है और मुझे पता है मैं अपने पति के साथ थोड़े में ही खुश रहूंगी। आज बड़ा ज्ञान झाड़ रही है। ये याद रख, तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। अब तू देख लियो, मेरी शादी ऐसी होगी कि पूरा गांव जगमगा उठेगा। और हाँ, ये जो तूने मुझसे जवान लड़ाई है ना, इसका भुगतान तुझे जल्द ही करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही गांव की सारी दुकानों से जितनी भी मेहंदी का स्टॉक होता है सब खरीद लेती है। फिर शादी से एक दिन पहले मेघा एक दुकान पर जाती है। काकी, एक बढ़िया सी मेहंदी दे दो, कल मेरी शादी है। बेटा, दुकान में तो एक भी मेहंदी नहीं बची है। सारी मेहंदी रानी के घर जा चुकी है। मेघा एक एक करके गांव की लगभग हर दुकान पर ही जाती है, पर सभी उसे यही उत्तर देते हैं। जैसे ही वो गांव की आखिरी दुकान से आने लगती है, तभी उसे रानी दिख जाती है। कहा था ना मुझसे, जवान लड़ाने का भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब देख, मेरे हाथ कैसे मेहंदी से खिल उठे हैं और तेरे हाथ अभी भी सूने हैं। और ऐसे ही सूने हाथ लेकर तू अपने ससुराल जाएगी। ऐसा कहकर हंसते हुए रानी वहाँ से निकल जाती है। रानी की बात सुनकर मेघा का मन दुखी हो जाता है। फिर कहीं से उसके कानों में कोयल की आवाज पड़ती है। वो कोयल की आवाज उसके मन को शांत कर देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस पेड़ तक पहुँच जाती है। मेघा उसकी मधुर आवाज को सुनने लगती है। तभी उसका ध्यान उस पेड़ पर जाता है जिस पर वो कोयल बैठी होती है। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है, इसके पत्ते मेरे काम आ सकते हैं। इसके बाद मेघा उन पेड़ पर से कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें पीस लेती है और उन्हें एक कोन में भर लेती है और घर आकर उसे अपनी सहेलियों की मदद से अपने हाथों पर लगवा लेती है। सुबह उठकर जब वो देखती है तो उसके हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत ही सुंदर आया होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब मेरे हाथों पर भी मेहंदी है और वो भी इतनी सुंदर। बड़ा ही गाढ़ा रंग आया है तेरी मेहंदी का तो।
पक्का तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर मेघा थोड़ा शर्मा जाती है। फिर कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू होती है और हंसी खुशी शादी निपट जाती है। मेघा खुश होती है क्योंकि उसे अपने पति जगमोहन का व्यवहार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर अगले दिन जगमोहन मेघा से कहता है, मेघा, मुझे दुकान पर कुछ काम आ गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। तुम मुझे जरा जूते पकड़ा देना, मैंने अलमारी के पीछे ही रखे हैं। जी अभी पकड़ा देती हूँ। जैसे ही मेघा उन जूतों को हाथ लगाती है, वह जूते सोने में बदल जाते हैं। इसके बाद मेघा एक टेबल पर हाथ रखती है, वो टेबल भी सोने का हो जाता है। मेघा जिस चीज पर हाथ रखती है वह सोने के बनते जाते हैं। ये बात मेघा जगमोहन को बताती है। मेघा, लगता है तुम्हारी ये मेहंदी जादुई है। इसे लगाते ही तुम जिस चीज को हाथ लगा रही हो वो सोने की बनती जा रही है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कहीं मुझे हाथ मत लगा देना, नहीं तो मैं भी सोने का बन जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। दिन बीतने के साथ ही मेघा की मेहंदी का रंग उतर जाता है, परंतु उन दोनों के पास इतने सोने की चीजें हो चुकी थी कि उन्हें बेचकर वो काफी अमीर हो जाते हैं। एक अच्छा घर, गाड़ी और सुख से जीने की हर चीज खरीद लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। बात ये है कि अब हमारे पास इतना पैसा है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। पर मेरे पिता वो अभी भी सड़क पर मोमोज का ठेला लगाते हैं। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है। क्या हम इन पैसों में से कुछ पैसे उन्हें दे सकते हैं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सोने का टेबल बेचकर जो पैसे मिले हैं उसे मैंने एक अटैची में भर लिया है और आज हम दोनों तुम्हारे पिता के घर ही जा रहे हैं। ये सुनकर मेघा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर मेघा के घर आ जाते हैं। रानी भी शादी के बाद उसी गांव में रह रही थी। जैसे ही उसकी नजर मेघा की गाड़ी पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे, इस मिठाई वाले के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? और ससुराल जाते ही ये मेघा नए गहनों से कैसे लग गई? कुछ झोल तो जरूर है। ये सोचकर रानी मेघा का पीछा करने लगती है। मेघा की गाड़ी सीधे अपने पिता के घर आकर रुकती है। मेघा अंदर जाती है। फिर जगमोहन और मेघा मनोहर का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद मेघा अपने पिता को पैसे देते हुए कहती है, पिताजी ये 10 लाख रुपए हैं, आप इसे रख लीजिए और अब वो काम करना छोड़ दीजिए। इन पैसों से आपकी जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी। ये सारी बातें खिड़की के पीछे छिपी रानी सुन रही होती है। पर बेटा, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा, सब भगवान की कृपा है। आप जानते हैं, इस गांव के छोर पर जो जंगल है, जहाँ एक मेहंदी का पेड़ है, उस मेहंदी के पेड़ के पत्ते जादुई है। उन्हें पीसकर लगाने के बाद आप जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने की बन जाएगी। और यही हमारे साथ हुआ था। मनोहर ये सुनकर खुश हो जाता है और अपनी बेटी और दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। वहीं खिड़की के पीछे छुपी रानी भी ये सुनकर खुशी के मारे नाचने लगती है और बिना देर लगाए जंगल में उस मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है। थोड़े से पेड़ के पत्तों से मेरा क्या होगा? अगर किसी और को इसके बारे में पता चल गया तो वो भी इस पेड़ से पत्ते निकाल ले जाएगा। मुझे इस पेड़ के सारे पत्ते तोड़ लेने चाहिए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानी उस मेहंदी के पेड़ के सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें बोरी में भरकर घर ले आती है। फिर उनमें से कुछ पत्तों को पीसकर उसे कोन में भरकर अपने हाथों में लगा लेती है और फिर सूखने के बाद धो लेती है। अब मैं जिस जिस चीज को हाथ लगाऊंगी वो सोने की हो जाएगी और मैं और मेरे पति इस दुनिया पर राज करेंगे। अमीर बनने का सपना लेकर रानी अपने कमरे में जाती है और एक मामूली से बक्से को हाथ लगाती है। पर ये क्या, वो बक्सा सोने का बनने की जगह गोबर में बदल जाता है। इसके बाद रानी अपने आलीशान से बेड को हाथ लगाती है और वो भी गोबर में बदल जाता है।
एक एक करके रानी अपने घर की कई सारी चीजों को हाथ लगाती जाती है, पर हर चीज गोबर में ही बदलती जाती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें सोने में बदलने की बजाय गोबर में क्यों बदल रही हैं? रानी ये सोच रही थी कि तभी बाहर से उसका पति आ जाता है और खुश होकर कहता है, रानी तुम मेरे साथ बाहर चलो अभी। क्या हो गया? आपने क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? अरे तुम बाहर तो आओ, देखो मैंने कितनी शानदार नई कार खरीदी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रखा है, मुझे कुछ नहीं देखना। अरे चलो तो सही। ऐसा कहकर रानी का पति उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही वो रानी का हाथ पकड़ता है वो भी गोबर के ढेर में बदल जाता है। ये देखकर रानी अपना सर पकड़ लेती है और उसे उसकी किए की सजा मिल जाती है। यहाँ मेघा अपने पति जगमोहन के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, शांतिपुर नामक गांव में सपना, आंचल और मीना 3 बहनें अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, इसलिए तीनों बेटियों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ जाती है। सुमित्रा अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए रात दिन काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इतना ज्यादा काम करते करते सुमित्रा की तबीयत खराब रहने लगती है और वो अब ज्यादा काम नहीं कर पाती। हमेशा की तरह आज भी सुमित्रा खेतों पर काम करने जा रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। जब उसकी तीनों बेटियों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और गांव वालों की मदद से अपनी माँ को घर ले आती हैं। घर लाकर वे उसे होश में लाती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी सपना कहती है, माँ, कुछ देर के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम तीनों बहनों का क्या होता? पिताजी तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए। क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अब आप खेतों पर काम करने नहीं जाएंगी। आंचल, तुम लकड़ी बेचने जाओगी और मीना तुम सब्जी बेचने जाओगी। मैं यहाँ रहकर माँ का ख्याल रखूंगी और खेतों पर काम करूंगी। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहेंगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। चल मीना, अपने काम पर चलते हैं। इस तरह से दोनों छोटी बहनें अपने हिस्से का काम करने चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा कामचोर और घमंडी थीं, इसलिए ना तो वो सब्जियां बेचने जाती हैं और ना ही लकड़ियां। ये काम करने की बजाय वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने लगती हैं। आंचल, तूने देखा नहीं सपना दीदी हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रही थी? आंचल, तुम लकड़ियां बेचोगी, मीना तुम सब्जियां बेचोगी, जैसे हमारी माँ हो। माँ ने तो कभी हमसे काम करने के लिए नहीं कहा और वे महारानी हमसे काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो धूप में रहने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं पूरे दिन धूप में बैठी रहूंगी तो मेरा रंग काला पड़ जाएगा, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूंगी। इस तरह से दोनों बहनें काम से बचकर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हैं। शाम को जब दोनों बहनें बिना कोई पैसे कमाए घर वापस आती हैं, तो सपना को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले सपना आंचल और मीना को कुछ कहे, वे सपना के ऊपर ही गुस्सा करने लगती हैं। क्या दीदी, आप तो कह रहे थे कि माँ की सेवा करेंगी और खेतों में काम भी करेंगी, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब माँ तबीयत खराब में भी काम करने गई थी और आप आराम कर रही थी। हम पूरे दिन इतनी धूप में घूम घूम कर सब्जियाँ और लकड़ियाँ बेच रहे थे और आप घर में आराम से बैठी थी। बड़े होने का फायदा उठा रही हो। आंचल और मीना, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं अभी खेतों पर काम करके वापस आई हूँ। पूरे दिन इतनी धूप में मैंने खेतों में काम किया, जुताई की और माँ की सेवा भी की। घर में जो थोड़ा राशन था उससे खाना भी बनाया, और तुम कह रही हो कि मैं घर में आराम कर रही थी। अगर तुम पूरे दिन घूम घूम कर सब्जी और लकड़ियाँ बेच रही थी तो उसके पैसे कहाँ है? एक भी पैसा तो तुम कमा कर नहीं लाई। माँ की तबीयत कितनी खराब है, उनकी दवाई कैसे आएगी? आप कहना क्या चाहती हैं? हम सब्जियां और लकड़ियां नहीं बेच रहे थे, बल्कि उसकी जगह अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। क्या आप ऐसा कहना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस तरह तीनों बहनें आपस में लड़ने लगती हैं। ये सब देखकर सुमित्रा को बहुत दुख होता है और वो चारपाई से उठकर अपने तीनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों को मेरे लिए काम करने की। मैं ठीक हूँ, मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सब्जी लकड़ियाँ सब बेच आऊंगी। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों आपस में लड़ना बंद करो। तुम घर पर आराम करो और मैं काम करूंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। मुझे अपनी छोटी बहनों को समझाना चाहिए था। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। मीना और आंचल, कल से तुम दोनों माँ का ख्याल रखोगी और सारे काम मैं कर लूंगी, ठीक है? सपना समझदार थी, उसका दिल नरम था। वो अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह कठोर स्वभाव की नहीं थी। इसलिए अगले दिन से वो पहले सुबह खेतों में जाती, वहाँ का सारा काम खत्म करती, उसके बाद लकड़ियाँ और सब्जी बेचती और सारा काम खत्म करने के बाद शाम को घर जाती। दूसरी तरफ दोनों बहनें अपनी माँ का ख्याल ठीक से नहीं रख रही थीं। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत समय से मैंने कुछ नहीं खाया। बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा है? हम भी गरीब हैं, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम दूसरों को बांटते रहे। 2 समय का हमें खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तो यहाँ आगे मांगने के लिए, चल जाए यहाँ से, तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, किसी और के दरवाजे पर जाकर मांग। आंचल, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बूढ़ों से क्या इस तरह से बात करती हैं? जिस तरह से तुम कर रही हो, अगर तुम्हें अपने हिस्से का खाना नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, ये लीजिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए। इस खाने की आपको ज्यादा जरूरत है। मैं तो जवान हूँ, आराम से एक समय भूखा रह सकती हूँ। आपके शरीर को खाने की ज्यादा जरूरत है। खुश रहो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। आंचल, सपना दीदी को समाज सेवा करने की कुछ ज्यादा ही बुरी आदत नहीं है? जब देखो हर किसी की मदद करने लग जाती है। 2 दिन पहले भी किशोर काका का खेत जोता था इन्होंने, और कल एक लड़की को अपनी चप्पल ही दे दी। पूरा दिन नंगे पैर घूमती रहती हैं। भाई साफ सीधी बात है, मुझसे तो नहीं होती इतनी भलाई। खुद मुसीबत में रहो और दूसरों की मदद करते रहो। अब रहेंगी पूरी रात भूखी। अच्छा हुआ जो तूने खाना देने से मना कर दिया। मीना, आंचल, ये गलत बात है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अमीर ही हो तभी दूसरों की मदद करें। हमारे पास जो भी है उसी में से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। ऐसा कहकर सपना काम करने में जुट जाती है और अगले दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है कि तभी वो देखती है एक जख्मी खरगोश बुरी तरह से कराह रहा है और वो खून से लहूलुहान था। ये देखकर सपना घबरा जाती है और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दीदी, आप इस जख्मी खरगोश को घर क्यों लेकर आई हो? इसमें से तो कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। जाओ, इसे वहीं पर छोड़ कर आओ। सपना अपनी दोनों बहनों की एक नहीं सुनती और वो उस जख्मी खरगोश के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है, उसे हरी हरी घास खिलाती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। 4-5 दिन की सेवा करने से और रोज हल्दी का लेप लगाने से वो खरगोश ठीक हो जाता है। सपना बहुत खुश थी। फिर सपना कुछ समय बाद नहाने जाती है और जैसे ही वो नहाकर बाहर निकलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। सपना बहुत रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं रहा। मैंने तो वही शैम्पू यूज किया था जो मैं रोज करती हूँ। फिर अचानक ये क्या हो गया? मैं कितनी ज्यादा बुरी लग रही हूँ। अब पता नहीं मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? वो शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था और आपने उसी को यूज कर लिया। इसी वजह से आपके सर से बाल चले गए। अब तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सपना और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वो खरगोश एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वो परी सपना को सुंदर जादुई सोने के बाल देती है, जिनकी वजह से सपना और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वो परी सपना से कहती है, सपना, तुम एक बहुत नेक लड़की हो और बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। तुमसे कभी किसी के दुख दर्द देखे नहीं जाते, इसलिए इतनी अच्छी लड़की के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारे ये जादुई सोने के बाल ऐसे ही चमकते रहेंगे और तुम रोजाना एक बाल बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकती हो। मीना, सपना दीदी के बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये पहले से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। सपना दीदी, कृपया परी जी से कहकर हम दोनों को भी सोने के बाल दिला दो ना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ज्यादा सुंदर जादुई सोने के बाल देने के लिए। परी जी, क्या आप मेरी दोनों छोटी बहनों को भी जादुई सोने के बाल दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो मीना और आंचल, जादुई सोने के बाल। लेकिन याद रहे, इनका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है?
ऐसा कहकर वो परी आंचल और मीना को भी जादुई सोने के बाल दे देती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है। आंचल और मीना जादुई सोने के बाल पाकर और भी ज्यादा घमंडी और लालची हो जाती हैं। वो दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं और जादुई सोने के बालों की मदद से एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहने लगती हैं। रोजाना पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और शॉपिंग करती रहती। और वहीं दूसरी तरफ सपना अपनी माँ के साथ रह रही थी। सपना अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है, उनकी बहुत सेवा करती है और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन मीना और आंचल पार्टी में जा रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक छोटी मासूम बच्ची मिलती है और वो दोनों बहनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, दीदी दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी आखिरी सांसें चल रही है। अगर उन्हें अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं अनाथ हो जाऊंगी। मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो। आप तो इतनी ज्यादा अमीर है, कृपया करके मेरी मदद करो। तेरी माँ अगर मरती है तो हमारी बला से मर जाए। हमने तुझ जैसी गरीब लोगों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। आंचल, इस दुनिया में गरीब लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं। जब देखो तब हमारे सामने आकर हाथ फैलाने लगते हैं। चल चल भाग यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस बच्ची को धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। तभी अचानक दोनों बहनों के सर से जादुई सोने के बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बदसूरत भी। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं और फिर सपना के पास जाकर उसे सब बताती हैं। उनकी सभी बातें सुनकर सपना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मीना, आंचल, तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। वो मासूम बच्ची तुम्हारे सामने कितना रो रही थी। तुमने उस परेशान बच्ची की मदद नहीं की, जबकि परी ने तुमसे कहा था कि जादुई सोने के बालों से तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। तुमने अपने जादुई सोने के बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी। मीना और आंचल को तो अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। अब उन्हें अपनी गलती से सबक मिल चुका था और वो सपना की तरह अच्छी लड़की बन जाती हैं और हमेशा उसी की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, इंसान पैसे, धन, दौलत इन सब से अमीर नहीं बनता। इंसान अमीर बनता है इंसानियत से। घमंड, लालच, ईर्ष्या इंसान को गलत राह पर ले जाती है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड, किसी चीज का लालच, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सौतेली बहनें। रजनी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ कौशल्या और अपनी बहन कंचन के साथ रहती थी। रजनी की माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी। कुछ ही सालों बाद रजनी के पिता का भी लंबी बीमारी के बाद देहांत हो चुका था। रजनी और कंचन दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। दोनों बहनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था, लेकिन रजनी की सौतेली माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। वो उन दोनों के बीच झगड़ा देखकर काफी परेशान हो जाती थी। एक दिन खाने की टेबल पर, रजनी, कंचन, दोनों जल्दी से आओ, मैंने आज तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। हाँ माँ, अभी आती हूँ। आई माँ। ऐसा कहकर दोनों बहनें खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाने की टेबल पर गाजर का हलवा देखकर दोनों खुश हो जाती है। माँ, तुमने हलवा मेरे लिए बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि तुम दोनों को हलवा बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। माँ, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, आप मुझे टिफिन में पैक करके दे दो, मैं स्कूल में ही खा लूंगी। कंचन गुस्से से रजनी की तरफ देखते हुए कहती है और फिर टिफिन में गाजर का हलवा लेकर स्कूल चली जाती है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। फर्क सिर्फ इतना था, रजनी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और कंचन 10वीं कक्षा में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था, फिर भी दोनों में अक्सर नोक-झोंक हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी टीचर हमें मनाली घुमाने 2 दिन के लिए ट्रिप पर लेकर जा रही है।
क्या तुम्हारी भी कक्षा की टीचर तुम्हें ट्रिप पर लेकर जा रही है? हाँ, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पर तुम जो जा रही हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ चलने का। रजनी और कंचन एक दूसरे से मुंह फेरकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उनके कक्षा के अध्यापक उनसे पूछते हैं तो कंचन और रजनी भी ट्रिप में जाने के लिए अपना नाम लिखवा देती है। अध्यापक ट्रिप में जाने वाले सभी बच्चों की सूची तैयार कर लेते हैं। घर आकर रजनी और कंचन ट्रिप पर जाने की बात अपनी माँ को बताती हैं। ठीक है, चली जाना, मगर तुम दोनों वहाँ जाकर झगड़ा करने मत लग जाना, नहीं तो ट्रिप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, हम झगड़ा कहाँ करते हैं माँ। ठीक है, ये लो ट्रिप में जाने के पैसे। हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन बाद वापस लौट आएंगे। ठीक है, अब तुम जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। ऐसा कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। फिर जल्दी सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल बस में बैठकर अपनी अध्यापिका और बाकी सभी बच्चों के साथ ट्रिप के लिए निकल जाती है। और इधर कौशल्या अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ समय बाद स्कूल बस सुंदर मनाली की वादियों में पहुंच जाती है। बस से उतरकर मनाली की वादियों का मनमोहक दृश्य देखने के लिए कंचन अपनी कक्षा की सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रजनी भी अपनी सहेलियों के साथ दूसरी जगह घूमने निकल जाती है। घूमने के कुछ देर बाद सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कंचन को ना देखकर रजनी उसे ढूंढने लगती है, मगर कंचन उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए रजनी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, कंचन कहाँ रह गई? इस लड़के को कहाँ ढूंढूं मैं? तभी रजनी को कंचन आते देख रजनी की जान में जान आती है। कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। घूमते घूमते थोड़ी दूर चली गई थी। ऐसा कहकर कंचन अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सभी बच्चे जल्दी उठकर हिल स्टेशन घूमने निकल पड़ते हैं। चारों तरफ का मनमोहक दृश्य देखकर कंचन इतनी खो जाती है, बिना किसी को बताए अकेले एक अनजान जगह में घूमने निकल पड़ती है। वो इतनी मगन होती है, चलते चलते वो एक सुनसान घाटी के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक उसका एक पत्थर से ठोकर लगकर पैर फिसल जाता है और कंचन घाटी से नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर शाम होने के कारण सभी बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ कंचन एक पेड़ की टहनी के सहारे लटकी हुई होती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रजनी सभी विद्यार्थियों के बीच अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कंचन कहीं नहीं दिखाई देती। रजनी अपनी बहन कंचन को ढूंढते ढूंढते उसी घाटी के पास पहुंच जाती है और उसे पुकारने लगती है। कंचन, कंचन कहाँ हो तुम? दीदी, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। कंचन की आवाज सुनते ही रजनी दौड़कर उसी घाटी के पास पहुंच जाती है। कंचन को लटका हुआ देखकर रजनी बहुत घबरा जाती है। वो फटाफट से अपना हाथ बढ़ाकर पूरी ताकत से कंचन को अपनी ओर खींचने लगती है और उसे बचा लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देती? दीदी, मेरा पैर फिसल गया था। मैंने बहुत आवाज दी, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। तुमने मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है, चलो यहाँ से, वरना बस निकल जाएगी। कंचन को ऊपर खींचते वक्त रजनी के हाथ में काफी चोट लग जाती है। कंचन अपने रुमाल से रजनी के चोट लगे हाथ में बांध देती है। जल्दी से वे स्कूल बस के पास पहुंच जाती है। अध्यापक रजनी को देखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ रजनी? तुम्हारे हाथ में रुमाल कैसा?
क्या तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं मैडम, मैं वहाँ पर गिर गई थी। अब मैं ठीक हूँ। सभी बच्चे बस में बैठकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर आकर कंचन सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ये सुनकर कौशल्या रोते हुए दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। तुम दोनों साथ रहती हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती मेरी बच्चियों। उस दिन के बाद से दोनों बहनों के बीच लड़ाई बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और खुशी खुशी एक सगी बहनों की तरह रहने लगती है। सहारनपुर गांव में विपाशा और सुहाना नाम की दो बहनें अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से अपनी चाची सुपर्णा के घर रहती थी। सुपर्णा दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार किया करती थी और उनकी बहुत छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें खूब मारा करती थी। सुपर्णा दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाया करती थी और बदले में बस एक वक्त का खाना दिया करती थी, वो भी बिल्कुल रूखा सूखा। एक दिन दोनों बहनें हिम्मत करके कहती है, चाची जी, आप हम पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं और हमें इतना क्यों मारती हैं? हम तो घर का सारा काम भी करते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें एक वक्त का खाना देती हैं, वो भी बिल्कुल रूखा सूखा। वैसे चाची जी, मेरी बहन अभी छोटी है, उसे पढ़ने की जरूरत है। अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो उसके भविष्य का क्या होगा? कृपया करके उसे किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए। मैं अकेले घर का सारा काम कर लिया करूँगी और आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर उसकी चाची सुपर्णा कहती है, चुप कर, उसे कौन सा पढ़ लिख कर चांद पर जाना है? चुपचाप दोनों बहनें घर पर रहकर घर का सारा काम करो। और तू विपाशा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से आता है। कल से तू मेरी दुकान पर मेरे साथ सिलाई का काम किया करेगी। सिलाई करके तुझे जो भी पैसे मिलेंगे उसे तू सीधा मेरे पास लेकर आएगी, समझी? पर चाची जी, आपने तो माँ की मृत्यु के समय मेरी माँ से वादा किया था कि आप हम दोनों बहनों को रानी बनाकर रखोगी, पर आप तो हमसे नौकरानी की तरह काम करवा रही हो। हाँ तो कहने में क्या जाता है, वो तो शुक्र मना, तेरी माँ का लिहाज करके तुझे एक वक्त का खाना दे रही हूँ, वरना आज चौराहे पर बैठकर दोनों बहनें कहीं भीख मांग रही होती। चुपचाप कल विपाशा घर का सारा काम करके सुबह तक तैयार हो जाइयो, कल से तुझे दुकान पर बैठना है। इतना कहकर उसकी चाची सुपर्णा अपने कमरे में सोने चली जाती है और इधर दोनों बहनें उदास होकर नीचे जमीन पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर विपाशा घर का सारा काम करके अपनी चाची की दुकान पर पहुंच जाती है। विपाशा को बचपन से ही सिलाई का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक और लहंगे सिल लिया करती थी। विपाशा के बहुत सुंदर सुंदर लहंगे और फ्रॉक सिलने की वजह से उसकी चाची सुपर्णा की दुकान बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। उसकी दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग जाती है, जिस वजह से उसकी चाची की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर उसकी चाची विपाशा को रात भर के लिए अपनी दुकान में ही बंद करके चली जाया करती थी और उसे रात भर जागकर लहंगे और फ्रॉक सिलने के लिए कहा करती थी और घर आकर सुहाना का घर का काम और ज्यादा बढ़ा दिया करती थी और इस तरह से दोनों बहनों को पूरे दिन कामों में उलझाए रखती थी। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। एक दिन विपाशा सुहाना से कहती है, सुहाना, अब मैं चाची की दुकान पर रहकर बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड लहंगा और फ्रॉक सिलना सीख गई हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना माँ के गहनों को बेचकर अपना भी एक सिलाई का काम शुरू कर लें और अपनी भी एक सिलाई की दुकान खोल लें। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ चाची जी हम पर बहुत अत्याचार करती है। अब मैं उनके अत्याचार से तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम चाची का घर छोड़ देती हैं और अपना खुद का बुटीक का काम शुरू कर देती हैं। दोनों बहनों को इस तरह बात करते हुए देखकर उसकी चाची तमतमाते हुए आती है और कहती है, अरे तुम दोनों बहनें यहाँ क्या खिचड़ी पका रही हो? घर का सारा काम फैला पड़ा है, वो क्या मैं करूँगी? जाकर चुपचाप घर का सारा काम करो। चाची जी, हमने आपका बहुत अत्याचार सह लिया, अब और नहीं। अब से हम आपके घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब आपको अपने घर का सभी काम खुद करना होगा। हम आपके कोई नौकर नहीं हैं जो आपके इशारों पर पूरा दिन नाचते रहे। विपाशा की ऐसी बातें सुनकर उसकी चाची सुपर्णा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। खबरदार चाची, अगर आपने हम पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे कमीनियों,
मैं तुम लोगों को अपने घर में रहने की जगह देती हूँ, ऊपर से एक टाइम का खाना देती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। बहुत हो गया तुम लोगों का। चलो अब अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। जब सड़क पर दर दर भटक कर भीख मांगोगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अरे चाची जी, आप क्या हमें घर से निकालोगी? हम खुद आपका घर छोड़ना चाहते हैं और हम आपको आज यही बताने वाले थे। आपने हमारे लिए आज तक जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी जरूरतों का सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है और सीधा सुनार के पास जाकर अपनी माँ के गहने बेच देती है और उनसे मिले पैसों से अपने लिए एक छोटी सी दुकान और छोटा सा मकान किराए पर लेती हैं और मन लगाकर अपनी दुकान में काम करने लगती हैं। दोनों बहनें मिलकर खूब मेहनत करके बहुत सारे लहंगे और फ्रॉक सिलकर तैयार कर लेती हैं। फिर विपाशा अपनी बहन सुहाना का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। विपाशा मन लगाकर अपनी दुकान में मेहनत करती है, परंतु कोई भी उसके दुकान में लहंगा तथा फ्रॉक खरीदने नहीं आता। सब बड़ी बड़ी दुकानों से ही फ्रॉक लहंगे खरीदते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब विपाशा के पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। विपाशा परेशान बैठी होती है, तभी सुहाना उसके पास आती है और कहती है, दीदी टीचर जी फीस के लिए बोल रही थी। सुहाना, बस कुछ दिन और रुकने के लिए बोलो अपनी टीचर को। दीदी स्कूल में मेरी फीस पहले से ही बहुत पेंडिंग में चल रही है। अब अगर इस बार मैंने फीस नहीं दिया तो टीचर मुझे स्कूल से निकाल देगी। मैं क्या करूँ सुहाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से दुकान खोला है तब से एक भी कस्टमर हमारी दुकान पर नहीं आया। एक काम करो, तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। अब घर का मकान मालिक भी विपाशा को किराए के लिए परेशान करने लगता है। अब विपाशा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके सर पर बहुत सारा खर्चा बैठ जाता है। बेचारी विपाशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सब चीजों से वो तंग आकर नदी में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। वो सुहाना के पास जाती है और उससे कहती है, सुहाना मेरी बहन, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जरा कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बिना परेशान मत होना मेरी बहन। इतना कहकर विपाशा घर से बाहर निकल जाती है और इधर सुहाना सोचती है, ये अचानक दीदी को क्या हो गया? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? इस तरह दीदी को अचानक क्या जरूरी काम पड़ गया? मुझे चलकर दीदी का पीछा करना चाहिए। इतना सोचकर सुहाना भी अपनी बहन का पीछा करने लगती है। विपाशा झील के किनारे पहुंचकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। हे भगवान, आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले तो आपने हमसे हमारे माता पिता को छीन लिया और अब जब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो अब हमारे रास्ते में इतनी बाधाएं आ रही हैं। इतने दिन से मेरी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आए। ऐसे में मैं घर का खर्चा कैसे उठाऊं? मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, परंतु स्कूल की फीस समय पर भर ना पाने की वजह से मेरी बहन स्कूल नहीं जा पा रही। घर में खाने तक को पैसे नहीं है। शायद मेरे मर जाने के बाद मेरी बहन को कोई गोद ले ले और उसका जीवन संवर जाए। इतना कहकर विपाशा झील में छलांग लगाने जा रही होती है। तभी पीछे से उसे सुहाना रोक लेती है। दीदी, ये अब क्या करने जा रही थी? अगर आप अपनी जान दे देंगी तो भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? एक काम करते हैं, पहले मैं झील में कूद जाती हूँ, उसके बाद आप कूदना, ठीक है? नहीं मेरी बहन, तू ऐसे मत बोल। अभी तो तुझे बहुत जीना है और तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर भी तो बनना है। दीदी, ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं है। और आपको याद है माँ ने हमें क्या सिखाया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। दीदी थोड़ा सब्र रखो, एक न एक दिन हमारे हालात जरूर सुधर जाएंगे। इस तरह सुहाना अपनी दीदी को समझाकर घर वापस ले आती है। उन दोनों बहनों की इतनी ममता भरी बातें जादुई झील की परी सुन रही होती है और उन दोनों बहनों की मदद करने की सोचती है। फिर अगले दिन झील की परी एक साधारण लड़की का रूप लेकर उन दोनों बहनों की दुकान में पहुंचती है। सुनो, ये नीला वाला फ्रॉक कितने का है? ज्यादा महंगा नहीं है, बस 3000 रुपए का है। ओह वाओ, इतना सुंदर फ्रॉक बस 3000 रुपए का? जी मैडम, ये सारे लहंगे और फ्रॉक हमने अपने हाथों से बनाए हैं। आप एक बार ये फ्रॉक ले जाकर देखिए। जब आप इसे पहनेंगी तो सभी लोग आपको इस फ्रॉक में देखकर बहुत तारीफ करेंगे।
ठीक है, अभी आप ये फ्रॉक पैक कर दीजिए। अगली बार आऊंगी तो मैं आपकी दुकान से ज्यादा लहंगे और फ्रॉक लेकर जाऊंगी। विपाशा उसे फ्रॉक पैक करके दे देती है और बदले में झील की परी उसे पैसे दे देती है और चली जाती है। झील की परी वो फ्रॉक पहनकर पूरे गांव में घूमती है और सभी लड़कियों को अपना फ्रॉक दिखाती है। फ्रॉक में झील की परी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी, जिसे देखकर बहुत सारी लड़कियां उसकी तरफ प्रभावित हो रही थी। बहुत सारी लड़कियां झील की परी से उस फ्रॉक के बारे में पूछती है और उस फ्रॉक का पता पूछती है कि कहां से खरीदा है। झील की परी सभी को विपाशा की दुकान का पता बता देती है। सभी लड़कियां विपाशा की दुकान में पहुंच जाती है और देखते ही देखते विपाशा की दुकान में भीड़ लग जाती है और शाम तक उसके सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिससे विपाशा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुहाना, ये ले तेरे स्कूल की फीस। अब कल से स्कूल जाना शुरू कर दे। अब हमारी दुकान पर रोज कस्टमर आने लगे हैं। बहन, तू बिल्कुल सही कह रही थी। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आज उसने हमारी सभी इच्छा पूरी कर दी। फिर विपाशा घर का किराया चुका देती है और उसके स्कूल की फीस वगैरह भी भर देती है। अगले दिन उसकी चाची सुपर्णा किसी काम से विपाशा की दुकान से गुजर रही थी। विपाशा की दुकान पर इतनी भीड़ देखकर सुपर्णा भी दुकान के अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग लहंगे तथा फ्रॉक खरीद रहे हैं। ये सब देखकर सुपर्णा जल भुन जाती है और घर जाकर दोनों बहनों को बर्बाद करने की सोचती है। तभी उसके मन में उन दोनों बहनों की दुकान में आग लगाने की इच्छा आती है। फिर रात होते ही सुपर्णा उनकी दुकान में आग लगाने चली जाती है और आग लगाकर चुपके से अपने घर चली आती है। सुबह तक उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। अगले दिन जब विपाशा अपने दुकान पर पहुंचती है तो अपनी दुकान में आग लगा देख वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए थे उसकी दुकान को चलते हुए। तभी अचानक आज उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। इतना बड़ा सदमा विपाशा सह नहीं पाती और रोते हुए उसी झील के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, अभी हमारी गाड़ी पटरी पर ही आई थी कि तभी किसी ने हमारी दुकान में आग लगा दी। अब क्या होगा? मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी है। ये सब कहकर विपाशा बहुत रोती है। तभी वहाँ झील की परी प्रकट होती है और कहती है, विपाशा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं झील की परी हूँ और मैं सब जानती हूँ। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पास में ही एक जंगल है। उस जंगल को पार करते ही दाईं ओर एक सीढ़ियाँ दिखाई देगी। तुम उन सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा बादलों में पहुँच जाओगी। वहाँ पर परी लोग की रानी परी का बनाया हुआ जादुई लहंगा और जादुई फ्रॉक घर है। लहंगा घर तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। उसे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। और हाँ, दूसरा फ्रॉक घर तुम्हारी छोटी बहन सुहाना का है। फ्रॉक घर में तुम्हारी बहन सुहाना के हर एक जरूरत का सामान है। उसमें सुहाना के पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें मौजूद है, जो सुहाना के उज्जवल भविष्य के लिए काम आएगी। परंतु एक बात ध्यान रहे, किसी को इस बारे में पता न चले, वरना ये दोनों घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है झील की परी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। विपाशा झील की परी का धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर लौट जाती है और घर पहुंचकर अपनी छोटी बहन सुहाना के साथ जंगल के पार जाकर दाएं और मुड़कर उन सीढ़ियों से चढ़कर बादलों में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक लहंगा और एक फ्रॉक घर दिखाई पड़ता है। फिर दोनों बहनें उन दोनों घरों को नीचे ले आती है और अपने अपने घरों में चली जाती है। उस दिन से दोनों बहनों की जिंदगी संवर जाती है। उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अपने अपने घरों से मांग लिया करती। विपाशा ने लहंगे घर के मदद से अपना लहंगा और फ्रॉक का काम फिर से शुरू किया और देखते ही देखते उसने लहंगा और फ्रॉक का बहुत बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया। उसकी दुकान बहुत अच्छी खासी चलने लगी। अब दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी। रामगढ़ नाम के एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वह जंगलों में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ ही दिन पहले विनोद की शादी हुई थी और अब उसकी पत्नी पेट से थी। विनोद अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश था। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
और कुछ समय बाद विनोद की बीवी को एक बेटी होती है जिसका नाम वो काजल रखते हैं। वे काजल को बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं। तीनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। समय के साथ काजल बड़ी हो रही थी। अब वो 10 साल की हो चुकी थी। उसके जन्मदिन वाले दिन विनोद अपनी पत्नी और अपनी बेटी काजल को लेकर बाहर घूमने गया था। वो घूमकर जब वापस लौट रहे थे तो अचानक से विनोद की नजर सड़क किनारे पड़ी एक बच्ची पर गई जो धूप में जमीन पर पड़ी थी और बहुत रोई जा रही थी। अरे ये बच्ची किसकी है? कितना रो रही है ये? चलिए चलकर देखते हैं। विनोद और उसकी पत्नी उस बच्ची के पास जाते हैं और विनोद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। बच्ची जैसे ही विनोद की गोद में जाती है चुप हो जाती है। विनोद आसपास के सभी लोगों से पूछता है लेकिन किसी को उसके माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। हम इस बच्ची को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसे अपने साथ ले चलते हैं। विनोद उस बच्ची को उसी दिन अपने घर ले आता है और उसका नाम मंजू रख देता है। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को बहुत प्यार देते हैं। वे लोग उसको कभी माता पिता की कमी महसूस ही नहीं होने देते। लेकिन कहीं न कहीं मंजू के आ जाने के बाद वे लोग काजल की देखभाल कम कर देते हैं। इस बात को लेकर काजल के मन में मंजू को लेकर एक चिढ़ हो जाती है। वे मंजू से बहुत नफरत करने लगती है और अपने दिल में उसके लिए जहर भर लेती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और अब काजल 20 साल की थी और मंजू 10 साल की। एक दिन विनोद की पत्नी अपने पति के लिए जंगल में खाना लेकर जा रही थी। उसने काजल से कहा, मैं तुम्हारे पापा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊंगी तुम छोटी बहन के साथ खेलना और उसका ध्यान रखना। इतना कहकर उमा अपने पति को खाना देने चली गई। काजल ने अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो बैठकर किताब पढ़ती रही। तभी मंजू दौड़ते हुए काजल के पास आई। दीदी चलो ना मेरे साथ बाहर, हम दोनों खेलेंगे। काजल मंजू को गुस्से से घूरने लगी और गुस्से में बोली, अगर तुमने मुझे फिर से दीदी कहा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास दोबारा मत आना। काजल की बात सुनकर मंजू काफी डर गई और बाहर जाकर रोने लगी। तभी मंजू की माँ खाना देकर वापस आ गई। उसने मंजू को रोता देख उससे पूछा, क्या हुआ मंजू, तुम रो क्यों रही हो? माँ दीदी ने मुझे डांटा। उमा मंजू का हाथ पकड़कर गुस्से में अंदर गई और उसने काजल से कहा, काजल मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मंजू को नहीं डांटोगी। एक बार जो तुम्हें बात बता दी जाती है वो तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम हमेशा इसको रुला देती हो, ये अच्छी बात नहीं है। उमा की डांट सुनकर काजल मंजू से और चिढ़ गई और गुस्से में वहाँ से चली गई। ऐसे ही दिन पर दिन मंजू पर काजल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। काजल मंजू की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने से माँ पिताजी ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक महामारी की चपेट में आकर उमा की मृत्यु हो गई। उमा की मृत्यु से विनोद और उसकी दोनों बच्चियां बहुत दुखी थे। कई दिन बीत गए क्योंकि उमा घर में नहीं थी। घर में सन्नाटा सा फैल गया था। तभी एक दिन विनोद काजल से कहता है, देखो काजल, मैं तुम्हें घर और छोटी बहन की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अब से तुम्हें मंजू की पूरी देखभाल करनी होगी। मैं घर की देखभाल कैसे करूँगी पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुम दोनों बहनें हो, तुम बड़ी हो, तुम्हें उसे माँ की तरह संभालना होगा, तभी तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। इसका मतलब आज से मंजू की जिम्मेदारी मेरी है? हाँ काजल, अब तुम ही उसकी माँ हो। ठीक है पापा, क्योंकि उसके लिए मैं ही माँ हूँ, इसलिए उसको मैं जो कहूँगी उसे वही करना होगा, वरना मैं उसे सजा दूंगी। ठीक है दीदी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। मंजू की बात सुनकर काजल अपने मन में सोचती है, अब मैं कम से कम इसको मजा तो चखा पाऊंगी। बहुत प्यार मिला है ना तुम्हें इस घर में, अब देखना। इतना सोचने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह विनोद अपने काम पर चला जाता है और मंजू किचन में सब्जी काट रही थी। तभी वहाँ पर काजल आई और उसने बोला, क्या कर रही हो बहन? काजल के मुंह से बहन सुनकर मंजू बहुत खुश हुई और उसने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, दीदी मैं सब्जी काट रही हूँ। दिखा,
मैं तुझे सब्जी काटना सिखाती हूँ। काजल सब्जी काटने के बहाने से चाकू मंजू की उंगलियों पर चला देती है। मंजू की छोटी छोटी उंगलियों से बहुत सारा खून निकलने लगता है। खून देखकर मंजू डर जाती है। दीदी, दीदी आपने ये क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ज्यादा ड्रामे ना कर, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं जब तक आऊँ मुझे सारा खाना तैयार चाहिए। ठीक है दीदी, मैं जब तक सारा खाना बना दूंगी। मंजू की उंगलियों से खून निकल रहा था और उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी छोटी सी मंजू दर्द सहते हुए सारा खाना बनाती है और काजल के आने से पहले टेबल पर परोस देती है। काजल जब वहाँ खाना खाने आती है, दीदी मैंने आपके लिए सारा खाना बना दिया है, आप खा लीजिए। काजल टेबल पर खाना खाने बैठती है और जैसे ही एक निवाला मुंह में डालती है, छी, कितना गंदा खाना बनाया है तूने। इतना कहकर वो मंजू को थप्पड़ मार देती है। मंजू वहाँ से रोती हुई चली जाती है और कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। उसी दिन रात को विनोद अपने कमरे में सो रहा था और इधर मंजू और काजल एक कमरे में। काजल बेड पर सो रही थी, लेकिन मंजू जमीन पर। पूरे दिन काम करने के बाद मंजू काफी थक गई थी, इसलिए वो बहुत गहरी नींद में थी। लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी और मंजू को सोता देख उसे रहा नहीं गया। उसने मंजू को आवाज लगाई, मंजू, मंजू, सच में सो रही है या नाटक कर रही है? लेकिन मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। काजल को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर मंजू को एक लात मार देती है। मंजू अचानक से उठती है, उसे चोट लग गई थी, इसलिए वो रोने लगती है। क्या हुआ दीदी, इतनी जोर से क्यों मारा तुमने मुझे? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, लगभग 15 मिनट से। दीदी मैंने सही में नहीं सुना, अगर मुझे सुनाई देता तो मैं उठ जाती। ठीक है, मेरे पैर दुख रहे हैं, उठ और मेरे पैर की मालिश कर। इसके बाद बिना कुछ बोले मंजू काजल के पैरों की मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद काजल ने मंजू को जोर से लात मारा और बोली, ऐसे कोई मालिश करता है क्या पैरों की? तुमने गलती की है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। इतना कहने के बाद काजल मंजू को अंधेरी रात में बाहर छोड़ आती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। मंजू रात भर अंधेरे में बाहर बैठी रहती है और अगले दिन सुबह विनोद के उठने से पहले काजल उसे घर के अंदर ले आती है और बोलती है, सुन, खबरदार जो तूने पापा को कुछ भी बताया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काजल बेचारी मंजू पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन काजल बाजार जा रही थी, तभी विनोद ने उससे कहा, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? बाजार। मंजू को भी ले जाओ, वो भी थोड़ा बाहर घूम लेगी और उससे भी कुछ सामान खरीदना होगा। काजल अपने पिता को कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो मंजू को भी साथ ले जाती है। वो जब बाजार से लौट रहे थे, तभी मंजू ने देखा कि सामने से एक कार आ रही है जिसका ब्रेक फेल है। मंजू ने जल्दी से काजल को धक्का दिया और उसकी जगह खुद आ गई। मंजू कार के नीचे आ गई, उसका बहुत खून बह रहा था। काजल को ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने फटाफट लोगों से मदद मांगी और मंजू को हॉस्पिटल लेकर गई। विनोद को जैसे ही पता चला, विनोद भी हॉस्पिटल पहुंचा। मंजू का तुरंत ही ऑपरेशन हुआ। काजल को बहुत अफसोस हो रहा था, वो जल्द से जल्द मंजू से मिलना चाहती थी। मंजू के होश आते ही वो मंजू के पास गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम पर कितना जुल्म किया है, तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब तो आप मुझे कभी नहीं मारोगी ना? कभी नहीं। काजल मंजू को गले लगा लेती है। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी और प्यार से रहने लगते हैं।